नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और बता दें कि आज सत्ता का महासंग्राम चल रहा है 3 स्टेट्स में, जिसमें है उत्तर प्रदेश, गोवा और साथ ही साथ उत्तराखंड। सब जगह से जो है मतदान की तुरंत खबरें हम जो है आपको दे रहे हैं। अब ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं मतदान से रिलेटेड क्या कुछ खबरें आ रही हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग अभी आई है। बता दें कि देश में गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मतदान जारी है। जनता बढ़ चढ़कर जो है वोट कर रही है। और बता दें कि कोरोना को देखते हुए टाइम बढ़ाया गया है। लास्ट वोट जो है आप 6 बजे तक कर सकते हैं, यानी कि अभी लास्ट के 3 घंटे बचे हैं जब आप अपना मतदान कर सकते हैं। हम बार बार कहते हैं जिस भी पार्टी को चुनना हो आप वोट दीजिए, और अगर किसी को ना भी चुनना हो तो भी वोट दीजिए। दोपहर 1 बजे तक यूपी में जो वोटिंग हुई है वो भी बताएंगे। उत्तराखंड में 35.21% जो है वोटिंग हुई है। गोवा की बात करते हैं, 45% मतदान यहां पर हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर मेहमान जुड़े हुए हैं, अनिल गर्ग जी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, अनिल जी, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जो है अभी तक लास्ट के 3 घंटे बचे हैं, 50% तक भी नहीं पहुंच पाया। राहुल जी, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए अभी ना मैं तो उत्तराखंड के वोटिंग प्रतिशत से खुश हूँ कि अभी वहाँ पे लोग सुबह के समय में काफ़ी भारी ठंड थी, लेकिन फिर भी एक तरह से अपेक्षानुसार सही था। और अभी भी लास्ट के समय में काफ़ी वोटें पड़ेंगे अभी, तो ये हम लोग को एक अच्छा खासा हमें लग रहा है कि पिछले सब सालों का रिकॉर्ड जो है उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी और गोवा में, तो हम एक अच्छा खासा आंकड़ा दिख रहा है अभी हम लोगों को। क्योंकि जैसा अभी आपने बताया अभी कि कोरोना के कारण एक घंटे का विस्तार भी दिया गया है, तो 6 बजे तक का समय है अभी, और ये आंकड़े हम लोग 1 बजे तक का ही देख रहे हैं, और अभी 3 बज रहे हैं। तो कम से कम 2 घंटा का डिफरेंस अभी इन आंकड़ों में अभी भी बना हुआ है। तो इस समय तक भी वो आंकड़े काफी ज्यादा आगे बढ़ गए होंगे। जी, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंटेज तक वोटिंग हो सकती है? अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमेशा हमने उत्तराखंड में देखा है। तो आपको क्या लगता है इस बार वो कितना काम करेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा वहां पे, इसलिए देखिए जनता ने काफी प्रचंड बहुमत एक तरह से दिया था। 57 सीटें उत्तराखंड में हम लोगों ने एक कमी देखी, चाहे सरकारें वहाँ पे कांग्रेस की रही, चाहे वो सरकार जो है कि वो बीजेपी की रही। एक नारायण दत्त तिवारी को छोड़ के किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो लोगों का एक सवाल जरूर है, वो कांग्रेस के समय में भी हम लोगों ने देखा कि उस समय भी 2 मुख्यमंत्री हो गए, और इस समय में जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री हो गए। लोगों का यह कहना है जमीन पे कि देखिए पुष्कर धामी अगर बहुत अच्छे हैं, अगले बार के लिए उन्हें चेहरा भी बनाया गया है, तो फिर पुष्कर धामी जी को क्यों नहीं शुरुआत से ही पूरा का पूरा 5 वर्ष का इनको टेन्योर मिलना चाहिए था। तो ये सब कुछ सवाल जरूर हैं वहाँ पे। और देखिए हम लोग जानते हैं उत्तराखंड के पूरे पृष्ठभूमि को कि वहाँ पे लोगों में एक रहती है कि वो सत्ता परिवर्तन करते हैं अलग अलग कारणों से। दल बदल देखिए बहुत ज़्यादा हुआ है, कई सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए हैं, बीजेपी के कई सारे नेता कांग्रेस में आ गए हैं। लेकिन जो अपेक्षाएं एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार के साथ थी कि भाई बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, महंगाई देखिए अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर में इतना महसूस कर रहे हैं, तो पहाड़ों पर जाते जाते ये महंगाई और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पलायन का मामला अभी भी वहाँ पर एक गंभीर समस्या बनी हुई है कि जो हिल्स है, हिल्स से लोग लगातार जो है वो प्लान की तरफ पलायन करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी अगर प्रवेश कर रही है वहाँ पे, तो वो क्या वो कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएगी या वो बीजेपी को नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन देखिए हम लोग दिल्ली से आम आदमी पार्टी के बारे में जितना भी कुछ कह लें, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी भी जो है कि आम आदमी पार्टी कोई बहुत उन्होंने जड़ें वहाँ पे गहरी नहीं की हैं उन्होंने। उनकी वो शोर हल्ला हंगामा हम लोग ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे उनकी उपस्थिति अभी भी काफ़ी कमी बनी हुई है। तो वो समीकरण बनाने बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है वहाँ पे। जी राहुल जी, यहाँ पर उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में हम जिस तरीके से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, चुनाव जब भी होते हैं तो ये महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बिजली पानी का मुद्दा तो हमेशा ही रहा है। हर पार्टी लेकर आती है और हर चुनाव में लेकर आती है, तो इसमें नया कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या आप नया देखते हैं कि उसके आधार पर जनता वोट कर रही है? देखिए आपने ये चीज़ जरूर कहा कि हर बार ये मुद्दे होते हैं, लेकिन देखिए जनता की अपेक्षाएं जो है कि इन्हीं मूलभूत मुद्दों के होते हैं। देखिए आप हवाई घोषणा कितना भी कर दीजिए, उन हवाई घोषणाओं पर जनता नहीं जाती है। जनता की अपेक्षा तो यही रहती है कि उनको उसको पूरा कर दिया जाए। जैसे मैंने कैसे बताया कि एक तरह से उत्तराखंड का निर्माण बड़े एक आंदोलन के द्वारा हुआ, लोगों ने जो है कि उसके लिए आहुति दी, लोगों की जानें गई, कम से कम 42 लोग जो है कि शहीद हुए थे उस पूरे उत्तराखंड के आंदोलन में। तब उत्तराखंड की जो तस्वीर रखी गई थी, लेकिन उत्तराखंड जो सपनों का उत्तराखंड था वो आज तक जमीन पर नहीं उतरी। और जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो दोनों वो चीज़ देने में विफल रही है। यही कारण है कि लोग एक बार इसको ट्राई करते हैं, फिर एक बार इसको ट्राई करते हैं। अगर वहाँ पे कोई मजबूत विकल्प के रूप में अगर कोई तीसरी पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ आती तो लोग उसको जरूर स्वीकार करते हैं उसको। जी, कांग्रेस की जिस तरीके से हालत अभी हम देख रहे हैं वहां पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? हरीश रावत ने एक स्टेटमेंट आया था उनके एक नेता का, जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई थी, तो फिर उसको सपोर्ट करने की बात कही गई। अब आज एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है भुवन कापड़ी का, जिसमें वो खटीमा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और वो जो है खनन माफियाओं से साठगांठ कर रहे हैं। क्या देखते हैं आपकी, कैसा इसको किस तरीके से आप चुनाव से जोड़ के देखेंगे? क्योंकि आज मतदान होना है और वो कल जो है वो वीडियो वायरल हुआ है। नहीं, देखिए, ये आरोप मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी यही चीज़ रही कि जो उसको ईमानदार शासन मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वहाँ पे इस प्रकार की तमाम गतिविधियाँ चलती रहीं। दूसरी समस्या वहाँ पे नौकरशाही को कंट्रोल करने को लेकर रही। आप अगर देखें कि सरकारें जितनी भी आई, एनडी तिवारी की फिक्स सरकार रही, उन्होंने जिस तरह से एक तरह से नौकरशाही के ऊपर भी नकेल कसी, वो हम लोग आगे आने वाले समय में नहीं देखा। आप सोचिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, इन सबों के जाने का कारण क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती, लेकिन मूल समस्या ये थी कि नौकरशाही जो उन्होंने जो जड़ें गहरी कर ली हैं, वो एक तरह से नेताओं की बात नहीं सुनना, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनना, इसी कारण से एक तरह से लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। अब अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो लोग एक तरह से फिर दूसरे विकल्प की तरफ जाते हैं। ये त्रासदी की स्थिति है। मैं नहीं कह रहा कि वहां पे कोई दल जो है कि उनको उनके साथ कोई न्याय आज तक नहीं हुई तो क्या ही कहा जाए। तो इसलिए लोग दुखी होकर एक बार आपको चुन लेते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, एक बार फिर किसी दूसरे को चुनते हैं। चलिए, हम तो लेकिन उम्मीद करेंगे कि स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी आए। मैं आपके पास अनिल जी आना चाहूंगी। हम अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे गोवा के बारे में। यहाँ पर मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट ना देने की बात हमने की थी। साथ ही साथ गोवा में अब किस तरीके से सिनेरियो आप देखते हैं? आम आदमी पार्टी वहां पर है और साथ ही साथ टीएमसी भी उसमें कूदी हुई है, कांग्रेस है, बीजेपी है। कैसे देखते हैं आप इन सब? देखिए, गोवा एक बहुत छोटा राज्य है, सीटों के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। सिर्फ 40 सीटें हैं, इसलिए वहाँ एक एक सीट का बहुत बड़ा मायना है। अभी आप खुद बता रही हैं वहाँ पे 4 प्रमुख पार्टियां हैं, और अभी जो आज का जो चुनाव है उसमें जो तीनों राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी तीनों में सत्तारूढ़ है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और बाकी पार्टियों ने पाना ही पाना है, खोने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। आप गोवा की चर्चा कर रहे थे, गोवा में 4 पार्टियां मुख्य तौर पे हैं, पहले 2 होती थी, अब 4 हैं इस बात से मान लो। तो आप ये देखिए, जो बीजेपी का जो वोट शेयर है, वो जो कैडर बेस है, वो आसानी से टूटता नहीं, वो बीजेपी के पक्ष में वोट करता ही करता है। तो वहाँ पे डिफरेंस आएगा, या तो कांग्रेस का जो वोट बैंक था या जो फ्लोटिंग वोट बैंक होता है। जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसमें टीएमसी भी सेंध लगाएगी, उसमें आप पार्टी भी सेंध लगाएगी, यानी अगर कोई वोट बिखरेगा तो इन तीनों में आपस में बटेगा। और फ्लोटिंग वोट किस पक्ष में जाएगा? जो आप मनोहर पर्रिकर के बेटे की बात करें, ये फ्लोटर वोट जो है उस पर बहुत गहरा असर डालेगा और बीजेपी को हो सकता है इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है अगर बीजेपी इससे बचती तो बीजेपी को इससे लाभ रहता, लेकिन अल्टीमेटली 4 कोणिया मुकाबला होने से बीजेपी को लाभ की स्थिति दिखती है। वो सरकार बचाने में नेक टू नेक शायद फाइट करके कामयाब भी रहे। जी, किन एरियाज के अंदर ये नुकसान हो सकता है वोट परसेंटेज का, ये जानना चाहूंगी आपसे। नहीं, एरिया इसमें कोई बोलने कहा ना, जनसंख्या के हिसाब से छोटा है और सेंटीमेंट्स वहाँ बहुत जल्दी फैलते हैं। मनोहर पर्रिकर के बेटे के ऊपर अगर सेंटीमेंट फैला तो ये पूरे गोवा में असर करेगा। ये पर्टिकुलर एक सीट पे या मनोहर पर्रिकर जी की सीट पे नहीं करेगा, असर करेगा तो पूरे सीट पे करेगा। और अगर ये फैक्टर हुआ तो फिर हो सकता है कि भाजपा को बहुत भारी नुकसान भी हुए। अब ये फैक्टर कितना काम कर रहा है उस समय, मैं गोवा भी गया नहीं हूँ आज के दिन, तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैक्टर अगर उनकी भरपाई नहीं की तो ये फैक्टर बीजेपी के लिए वाटरलू भी साबित हो सकता है। जी, की चीजों को बढ़ाते हुए मैं कहूंगा, देखिए 2-3 चीजें गोवा के संदर्भ में, जैसा इन्होंने कहा कि एक तो जनसंख्या कम है। भाई दिल्ली के चांदनी चौक वाला जो पूरा निर्वाचन क्षेत्र है उसकी आबादी बराबर गोवा की आबादी, तो एक तो ये स्थिति है जी। अब देखिए, दिल्ली से कुछ पार्टियां जो गई हैं, थोड़ा दर्शक अगर समझें कि जैसे नेशनल एक तरह से जो इनकम है, प्रति व्यक्ति इनकम है भारत में, वो लगभग अगर हम लोग वित्त मंत्रालय के आंकड़ों को देखते हैं 97-98 हज़ार के आसपास की वार्षिक कमाई है भारत में लोगों की। लेकिन अगर आप हम लोग चले जाएं गोवा में प्रति व्यक्ति इनकम है 3 लाख। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जा रही है वहां पे फ्री के मामलों को लेके कि भाई 300 बिजली यूनिट फ्री। आप सोचिए कि स्थितियां कितनी अलग है वहां पे। तो उन लोगों को आप उस रूप में आकर्षित नहीं कर सकते जो दिल्ली मॉडल में आपने दिल्ली के लोगों को आपने आकर्षित किया। देखिए, गोवा को अगर आप जो क्षेत्र पूछना चाह रही थी, अगर हम लोग गोवा को देखें तो गोवा के 2 हिस्से में हम लोग देखते हैं, वही 2 जिले भी हैं वहां पे, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा जी। तो उत्तरी गोवा एक तरह से जो है कि वहां पे लगभग 76% जो है कि वो हिंदू आबादी है वहां पे, और बाकी जो है कि क्रिश्चियन आबादी है वहां पे।
और जो दक्षिणी गोवा है वहाँ पे एक तरह से क्रिश्चियन 56 के आसपास जो है कि हिंदू आबादी है, बाकी क्रिश्चियन आबादी है। तो जो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से जो मुख्य जगह है, आप चाहे 12, 17, 19 जो भी इधर हाल फिलहाल के 14, 17, 19 जो भी इलेक्शंस अगर हम लोग देखें मोदी जी के आने के बाद वाले इलेक्शंस, तो उसमें अगर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो उत्तरी गोवा का वोट शेयर है वो वोट शेयर लगभग इनका इंटैक्ट रहता है, वो वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं होता है। और उसी तरह से कांग्रेस जो है वो दक्षिणी गोवा में जो है कि वो कांग्रेस नजर आती है और वो काफ़ी हद तक वहाँ पे वो सुरक्षित होती है। लोकसभा चुनाव में चूंकि देखिए वही जो उत्तरी गोवा वाला वो दोनों जो दो जिले हैं वही 2 वहाँ के लोकसभा सीटें भी हैं वो। तो अब स्थिति क्या है कि देखिए तृणमूल कांग्रेस को लेकर हम लोग कहते हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस वहाँ की बड़ी खिलाड़ी बन गई। मैं आपको देखिए कह रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस आज से नहीं है वहाँ, तृणमूल कांग्रेस 2012 से प्रयास कर रही है वहाँ पे और उसको अब तक कोई वोट प्रतिशत कोई बहुत बेहतर तमाम चुनाव में नहीं लाई है। अगर आम आदमी पार्टी को मैं कहूँ, आम आदमी पार्टी पहली बार 2014 में लड़ी, लगभग उसको 1.5% के आसपास जो है कि वो वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में। 17 वाले इलेक्शन में वो लगभग जो है कि वो 3-4% पे पहुंची। 19 वाले लोकसभा में वो 7% पे पहुंची। अब तक उन्होंने खाता नहीं खोला है। तो देखिए टीएमसी खाता खोलेगी, इससे तो मैं बिल्कुल, हमें अभी भी नहीं लग रहा कि टीएमसी का खाता इस बार भी खुलेगा। चूंकि देखिए गोवा के राजनीति को जो हम लोग देखते हैं एक तरह से बहुत ज़्यादा दल बदल की स्थितियाँ होती हैं वहाँ पे। और इस बार जो दल बदल हो रहा है ना, पिछले सब बारों से तुलना में भी जो एंटी डिफेक्शन वो अलग प्रकृति का है। पहले तो ये होता था कि चुनाव के परिणाम आते थे, फिर उसके बाद जो है कि विधायक दल बदल करते थे। इस बार हम लोग स्थिति ये देख रहे हैं कि चुनाव होने से पहले ही, जैसे एक कांग्रेस के एक एमएलए है वो कांग्रेस उन्होंने छोड़ा, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गए, बीजेपी छोड़ के टीएमसी गए, टीएमसी छोड़ के आप गए, पर फिर आप छोड़ के फिर से वो अब कांग्रेस के लिए लाइन लगा दी। ऐसे कई सारे लोग अलग अलग दलों में यूं घूम रहे हैं। तो टीएमसी ने कई सारे बड़े नेताओं को जरूर लिया था, कांग्रेस से भी नेताओं को तोड़ा था उन्होंने, बीजेपी से भी नेताओं को तोड़ा था, और लेकिन फिर वो उनके पाले से फिर निकल गए वो। तो होता क्या है कि वहाँ पे कई बार पार्टी प्रमुख नहीं होके वहाँ पे जो है ना व्यक्ति प्रमुख हो जाता है। जो आप लोग अभी बातचीत कर रहे थे मनोहर पर्रिकर जी को लेके, मैं भी उससे पूरा सहमत हूँ। क्योंकि देखिए मनोहर पर्रिकर जिस तरह से काफ़ी बड़े स्तर के नेता थे वहाँ पे, अब वहाँ पे देखिए एक कंस्टिट्यूएंसी में 30-30 हज़ार की लगभग आबादी है। तो एक व्यक्ति जो बराबर उन लोगों के साथ 5 साल में संपर्क में रहता है, तो लोग व्यक्तिगत तौर पे एक फैमिलीज को एक दूसरे को जान रहे होते हैं वहाँ पे। तो वो इसी कारण से पार्टियां प्रयास करती हैं वहाँ पे कि हम कैंडिडेट्स को अपने तरफ लें, लेकिन जो दल बदल की स्थितियां बनी है वहाँ पे, उससे वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। तो बड़ी एक अलग सी सिचुएशन है। मैं चूंकि गोवा बीच में 2 बार गया हूँ, तो वहाँ पे जब आप लोगों से बातचीत कीजिए, लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो देखिए किसी को चुनते हैं, किसी सरकार किसी और की बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पिछला बार की स्थिति थी कि 17 जो है कि विधायक जो है कि जानते हैं कि 40 सदस्यीय विधानसभा सीट है, 17 विधायक जो है कि वो एक तरह से उसमें कांग्रेस के थे, 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन अंततः कांग्रेस की बची कितनी, लास्ट में कांग्रेस वो 17 से घट के 2 पे पहुंच गई। तो एक तो कांग्रेस जो आला कमान जो रणनीतिकार है उनका भी फेल्योर है, और ये घटनाएं वहां पे घटती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश भर में जिस तरह से राजनीति करती है और जो केरल गोवा में राजनीति करती है उसमें डिफरेंस भी है। एक तरह से वहां पे बीजेपी का सपोर्ट जो है, सपोर्ट बेस्ड वहां पे चर्च के साथ भी है, ईसाइयों के साथ भी है। उदाहरण के लिए 13 अगर इनके विधायक थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के, तो 13 में से 7 विधायक जो है वो क्रिश्चियन थे। उसमें कुछ तो उसमें पॉप वगैरह भी थे, अलग अलग चर्चों के वो भी थे। तो आप वहां का एक जो मल्टीकल्चरलिज्म वाली स्थितियां हैं, वो जब तक पार्टियां वहां पे नहीं लेती हैं सबों को, तो वहां पे स्थितियां थोड़ी अलग सी हैं पूरे देश के पॉलिटिक्स से। वो पॉलिटिक्स थोड़ी गोवा की अलग चलती है। लेकिन इस समय जो गोवा के बड़े मुद्दे हैं, जब मैं वहां पे गया था तो कुछ बड़े मुद्दे जो मैंने लोगों से समझे और पूछे, एक तो सबसे पहला वहां पे माइनिंग का मामला है। माइनिंग के मामले को लेकर सरकारें बनती गिरती रहती हैं। 33% आबादी का रोजी रोटी उससे जुड़ा हुआ भी है, लेकिन वो इलीगल किस्म का भी है। दूसरा है कि देखिए पर्यटन सबसे बड़ा व्यवसाय है वहां पे, और कोरोना काल को लेके जो है कि वो बड़ी बुरी तरह से तबाह हुआ है। तो वो पार्टियां चाहती हैं कि वहां के लोग चाहते हैं कि कोई एक ऐसी पार्टी आए जो स्थिर सरकार दे और इन समस्याओं को दूर करे। वो जी अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाहता, अभी राहुल लाल जी ने वहाँ पे डेमोग्राफी के बारे में बताया, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा दोनों के बारे में बताया, और बताया आबादी के विषय में, धर्म के विषय में। मैं मान के चलता हूँ कि गोवा शायद इकलौता ऐसा राज्य है धर्म के हिसाब से वहाँ पे वोट नहीं पड़ता। बाद में इन्होंने खुद ही उसको ठीक करा कि वहाँ धर्म के हिसाब से नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं वो भी उतना ही पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी को जितने हिंदू करते हैं। इसलिए वहाँ पे मैंने धर्म की बात नहीं की, क्योंकि वहाँ धर्म के हिसाब से वोट नहीं पड़ते।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड या दूसरे जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं वो अलग बात है। ये चीज समझाना ही चाह रहा था कि तो बड़ी अलग किस्म की राजनीति। दूसरा आप बात कर रहे थे मनोहर पर्रिकर के लड़के के जो टिकट नहीं मिले उसके बारे में, जो जितना डैमेज हुआ। देखो, डैमेज कंट्रोल करने के बारे में बोल रहा था, वहाँ पे एक दूसरा बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, वो है श्रीपद नाइक जी। उनकी छवि भी उतनी ही स्वच्छ और उतनी ही अच्छी है जो अभी भी उनके लिए वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये नहीं कि वो डैमेज कंट्रोल होगा नहीं, ये बात ठीक है कि मनोहर पर्रिकर जी के लड़कों को अगर टिकट देते तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन ये इतना बड़ा डैमेज शायद वो डैमेज श्रीपद नाइक जी के माध्यम से कंट्रोल हो जाए। और दूसरी बात वहाँ के मुद्दे अलग अलग किस्म के हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो वहाँ पे जैसे अभी इन्होंने बताया कि वहाँ छोटा राज्य, छोटे कम संख्या की सीट्स हैं, तो लोग चाहते हैं वहाँ स्थायी सरकार बने और उनको जिनको लगेगा कि ये पार्टी स्थायी सरकार बना सकती है तो वो उसको वोट देंगे। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये बात जाती है, उनको लगता है सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, सक्षम है अपनी बात केंद्र से मनवाने में। जैसे वो बार बार आता है डबल इंजन की सरकार, ज़्यादा विकास कर सकते, तो ये उनका एक पॉइंट है, लाभ की तरफ जाता है, इसलिए हो सकता है उसको इसका गेन मिले। और छोटी कंस्टिट्यूंसी है तो मुझे लगता है कि भाजपा शायद सरकार बनाने के आसपास रहेगी वहाँ पे। मैं इनके बात को एक चीज जोड़ते हुए, देखिए चूंकि स्थितियाँ, ये इन्होंने सही कहा कि 1962 में देखिए गोवा आज़ाद होता है और एक तरह से 1987 तक गोवा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश रहा। तो एक तरह से जो वहाँ पे मानसिकता डेवलप हुई है वहाँ पे, इस बात से मैं सहमत हूँ इससे कि एक तरह से वो उस अवधारणा में विकास रखते हैं कि जो केंद्र में जिसकी सरकार है उसी के राज्य में सरकार हो, फंड्स वगैरह के आने में भी, और डबल इंजन वाला जो पूरा मामला है। लेकिन देखिए जो अभी इस समय अचानक से जो परिस्थितियाँ बनी, जो पिछले 5 साल में जो स्थिति रही 17 से लेकर 22 तक में, देखिए 19 तक तो लोग काफ़ी खुश थे, मनोहर पर्रिकर जी से किसी को कोई समस्या नहीं थी। वहाँ के लोगों के आधार पर भी मैं बता रहा हूँ कि उनके शासन से लोग बड़े खुश थे और वो अभी भी उनको लोग मानते हैं कि गोवा में वो काफ़ी बड़े कद के नेता हुए। यही कारण है कि वो गोवा से फैल के किस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में फैले मनोहर पर्रिकर जी। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी के बाद जो सावंत जी आए वहाँ पे, उनकी छवि उतनी बड़ी नहीं रही। वो एक तरह से हम लोग जिस तरह से गुजरात में हम लोगों ने देखा ना कि मोदी जी जब वहाँ से निकल के एक तरह से आए यहाँ पे, तो अभी तक गुजरात में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है कि मुख्यमंत्रियों को जो है कि इनको चेंज करना पड़ रहा है इनको, क्योंकि वो लोग वही चीज ढूंढते हैं कि भाई मोदी जी के बराबर जो अब नए मुख्यमंत्री बनते हैं उसमें भी लोग मोदी ढूंढने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? और वो फिर उन आप एक तरीके से एक वो सेट कर देते हैं क्राइटेरिया, लोगों की जो डिमांड, लोगों की जो ख्वाहिश होती है, या एक सीएम के तौर पर वो किसको देखना चाहते हैं, उनका पैरामीटर सेट रहता है। पैरामीटर वो सेट है कि भाई पर्रिकर साहब को लोगों ने ये देखा कि वो अस्वस्थ थे, याद होगा गर्ग साहब को भी, फिर भी उस समय तक आखिरी क्षण तक किस तरह से वो गोवा की सेवा कर रहे थे, वो दृश्य भी हम लोगों ने नहीं भूले। तो हॉस्पिटल तक में उन्होंने काम किया है। हाँ, देखिए मनोहर पर्रिकर जी की जो सबसे बड़ी खासियत मानते हैं पूरे देश के वासी, वो है उनकी सिंपलिसिटी और लोगों से उनकी कनेक्टिविटी। तो ये दोनों चीज़ उनको सबसे बड़ा बनाती है। मैं उनकी पॉलिसीज़ की बात नहीं करूंगा क्योंकि पॉलिसीज़ के बारे में कुछ लोगों को उस समय भी डिफरेंस था, आज भी डिफरेंस हो सकता है, पार्टी के नाते भी डिफरेंस हो सकता है। मैं तो मनोहर पर्रिकर जी, मैं फील्ड घूम के आया हूं ना, मैं बता रहा हूं, लोग अभी भी याद कर रहे हैं। कभी-कभी एक नेता पार्टी से ज्यादा कद्दावर हो जाता है। मैं दूसरी बात जोड़ रहा था, अभी जो मौजूदा बीजेपी की तरफ से वहां पे जो सीएम साहब है, उन्होंने भी उस अवधारणा को माना है और उस पर लीक पे चलने की कोशिश की है। अभी उनको भी सिंपलिसिटी के मामले में कोई बहुत बड़ा अपवाद नहीं माना जाता। युवा चेहरा है, सबसे उतना ही मिलते हैं, मैंने बताया छोटी जगह है, उनका भी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है और युवा होने के बाद जितनी सिंपलिसिटी से वो रह रहे हैं, ये ठीक है मनोहर पर्रिकर के बराबर उनका कद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया है। कहीं उनका अपवाद भी नहीं आ रहा है कि उनके खिलाफ कोई बड़ी बात जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मुझे लगता है भाजपा के खिलाफ वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन पहले भी नेक टू नेक फाइट थी, ये ठीक है, कांग्रेस स्प्लिट होकर बदलती चली गई। उस समय कांग्रेस बड़ी सबसे बड़ा दल था, उन्होंने सरकार बनाने की पेशकश ही नहीं की, बाकी दलों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, वो एक मुद्दा है। लेकिन इस समय मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आसपास सब चीज लेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नाम की चीज गोवा में अभी भी मौजूद नहीं है। मैं देखिए इनके अधिकांश बातों से मैं सहमत हूं, क्योंकि देखिए फील्ड देख के मैं आया हूं। स्थिति जो हमें वहां पे देखी कि देखिए गौरव सावंत जी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी चूंकि जब आप एक बड़े चीज को देखते हैं तो वो एक लोगों में एक असंतुष्टि का भाव है। फिर लोग उनके परिवार से भी प्यार करते हैं। देखिए भारतीय राजनीति, आप परिवारवाद की चाहे जितनी भी आलोचना कर लीजिए, तो उनके पुत्र को जिस तरह से बीजेपी ने थोड़ा किनारे लगाया उनको, देखिए वो भी उनके पास भी मौके होते तो वो कांग्रेस में जा सकते थे, वो दूसरे किसी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन फिर भी जो है कि वो देखिए निर्दलीय ही लड़े हैं। तो ये कुछ सेंटिमेंटल मामले भी हैं। और दूसरा चीज की देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बना है इस समय। वहाँ के लोग जिस तरह के पैकेज चाह रहे थे, पर्यटन को मिलना चाहिए, दूसरे चीजों को मिलना चाहिए, उन सब चीजों को लेके एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मैंने वहां पे तैयार होते हुए देखा है। देखिए ये चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि वहां के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को तो मैंने पहले ही हटा दिया कि देखिए वो जितना भी प्रयास कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की हो सकता है खाता खोल के कुछ सीटें ले आए वो, लेकिन मूलतः जो टक्कर है वहां पे वो बाइपोलर ही है अभी भी।
वो टक्कर जो है बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। जी जी, एक बात मैं कहना चाहता था। अभी मनोहर पर्रिकर से बात आपने शुरू की थी, उनके बेटे को टिकट ना मिलने की बात शुरू की थी। देखिए, उनका बहुत ज़्यादा डैमेज तब होता है अगर मनोहर पर्रिकर जी के जो बेटे हैं वो भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करते या उनके विरोध में प्रचार करते या उनके विरोध में खड़े हो जाते। ऐसा वहाँ कहीं हुआ नहीं है। यानी उन्होंने ये तो जरूर कहा है कि मैं उसी सीट से चुनाव लड़ना चाहता जिसमें मेरे पिताजी लड़ रहे थे, मुझे दूसरी सीट ऑफर हुई, वो जो मैं उनका प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता था। इन्होंने इतनी ही सिर्फ नाराजगी दिखाई है, लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं बोला है और भाजपा पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोला है, ना ही उन्होंने कांग्रेसी जो अभी भाजपा के जो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ बोला है। तो इसलिए डैमेज कंट्रोल जो मैं अभी बात चर्चा कर रहा था वो इतना बड़ा, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा संदेश गया होगा। लेकिन अगर सचमुच कांग्रेसियों ने उस संदेश को नीचे ले जाने की कोशिश की, अगर ये संदेश नीचे तक गया कि नाराज हैं, तो भी एक डैमेज हो सकता है। लेकिन डैमेज मेरे को लगता है इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि खुल के इसका विरोध उन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के लड़के ने खुद नहीं भारतीय जनता पार्टी का किया है। लेकिन जिस तरीके के सेंटिमेंट जो है मनोहर पर्रिकर के साथ वहां की जनता के जुड़े थे, तो जनता हो सकता है अपने आप ही फैसला ले ले। हाँ, नहीं, उनकी सीट पे तो हो सकता है कि खुद जनता फैसला ले ले। जो मनोहर पर्रिकर जी सीट थी, जिस सीट को उनके लड़के मांग रहे थे, हो सकता है उस सीट पे जनता अपने आप फैसला कर ले। लेकिन पूरे गोवा पे तब असर होता है अगर वो खुल के भाजपा के विरोध में आते। तो खुल के वो भाजपा के विरोध में आए नहीं, तो मुझे लगता है गोवा में फिर इसका इतना ज्यादा विरोध होगा नहीं। मनोहर पर्रिकर के साथ सेंटिमेंट जरूर है, लेकिन उनके विरोध में है उनके लड़के, भाजपा के विरोध में उनके लड़के, ऐसा कहीं उन्होंने अपने तरफ से इंडिकेट नहीं किया। जी 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 राहुल जी, देखिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो राजी ने अपने आप में, मैंने बोला है कि चांदनी चौक जैसी कंस्टिट्यूंसी की आबादी है उसकी, तो वो बहुत छोटी है। तो राजी छोटी है, वहाँ पे देखिए जो उत्तर भारतीय राजनीति जो हम लोग खोजना चाह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ वाला मिर्च मसाला जो है कि हम लोग को गोवा में मिले, वो बिल्कुल नहीं, तो वो नहीं है। वहाँ पे विरोध करना, देखिए एक ही खराबी रही है वहाँ पे कि लोग दल बदल बहुत ज्यादा करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो गोवा के राजनीति में दूसरी खराबी खोजना बड़ी मुश्किल चीज होती। तो इसलिए हम लोग जिस तरीके से चाह रहे हैं कि वो विरोध वैसे ढंग से करते, जिस तरह का उन्होंने किया है, वहाँ के पॉलिटिक्स के हिसाब से वही काफ़ी है। मतलब जो वहाँ का कल्चर है उसके हिसाब से वही काफ़ी है। बाकी तो देखिए जनता जनार्दन होती है, और जिस तरह से सुबह से आप देख रहे हैं कि मतदान प्रतिशत हम लोग तीनों जगह का देख रहे हैं, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और गोवा। तो गोवा लगातार मॉर्निंग से आप देखिए 9 बजे से जब चुनाव आयोग का पहला आया है, तब से वो वोटिंग प्रतिशत के मामले में इन दोनों जगहों को उसने पीछे छोड़ के रखा है। तो काफ़ी साक्षर लोग हैं वहाँ पे और तमाम तरह की चीज़ें, तो वो अपना निर्णय बड़े सावधानी से सोच समझ कर ही लेते हैं। जी, जाहिर सी बात है कि गोवा की जनता बहुत सोच समझ के लेती है। अब यहाँ पे दूसरी पार्टियों की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। तो कांग्रेस का न सिर्फ गोवा की बात करें, बाकी जगह कोई अच्छा हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, और आज तो एक वीडियो भी आया है नवजोत सिंह सिद्धू का, पंजाब से जुड़ा हुआ, वो भी शायद अगर आपने देखा हो कि उनको मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है कुछ बोलने के लिए, वो इशारे से साफ मना कर देते हैं। तो वो रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे वाली बात जो है सिद्धू को लेकर के हमेशा आती है। तो कूंडा तो कांग्रेस का मुझे लगता है कि सब जगह हो रखा है। क्या कहेंगे इस पर अनिल जी? देखिए, इसमें ऐसा है, बहुत पहले एक बात हुई थी कांग्रेस मुक्त भारत, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। बाद में उन्होंने सफाई दी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस की विचारधारा मुक्त भारत की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से नहीं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं ने उसको सीरियसली ले लिया। तो किसी भी राज्य के जो कांग्रेसी नेता, जहां बची कुची कांग्रेस बची है, उनके नेता आपस में इतने सिर फुटोबल करते हैं कि वो कांग्रेस मुक्त भारत का जो भारतीय जनता पार्टी ने बात की उसको साबित करना चाहते हैं। पंजाब में इसका सीधा साधा उदाहरण है। पहले आपने कैप्टन साहब की सरकार हटाई ये सोच के कि चलो अब आपस की कलह खत्म हो जाएगी, सिद्धू साहब को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद भी खत्म नहीं। ये तो चन्नी ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की। चन्नी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो 2020 का मैच खेल रहा हूँ, उसमें भी आखिरी ओवर मिला, हर बॉल पर छक्का लगाना। लेकिन उन्होंने कुछ छक्के लगाए भी, उन्होंने कांग्रेस से कुछ सुधारा भी। लेकिन सिद्धू तो सिद्धू साहब हैं, उनको लगा कि कोई फायदा नहीं हुआ। अब जिस तरह से सिद्धू साहब एक्ट कर रहे हैं, अपने अमृतसर ईस्ट के अलावा दूसरी विधानसभा में जाते नहीं, जाते हैं तो ऊपर जाते नहीं। उनके जो बच्चे बोल रहे हैं चन्नी के बारे में, उसके भतीजे के बारे में, उनके अकाउंट्स के बारे में, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इन सब का फायदा शायद आम आदमी पार्टी को पंजाब में रहने वाला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी काफ़ी गेन करने वाली है, तो उसका शायद फायदा पड़ेगा। जहाँ तक उत्तराखंड की बात अभी आप चर्चा कर रही थी, खटीमा के जो कांग्रेस प्रत्याशी उनकी बात कर लें, हरीश रावत ने जिस तरह से अपने आप को सीएम का चेहरा बनाया उसकी बात कर लें, आपके प्रदेश अध्यक्ष और जो लीडर ऑफ अपोजिशन उनकी बात कर लें, सबके सब लोग अपने आप को सीएम मानते हैं, सीएम का चेहरा मानते हैं और अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से कम और आपस में ज़्यादा लड़ रहे हैं। तो इस जनता सब देखती है और इसका असर कहीं ना कहीं उनको वोटर पे पड़ता है और कहीं ना कहीं परसेंटेज पे पड़ता है। बहुत सारा है। जी राहुल जी, देखिए अगर पंजाब के मामले को ले, देखिए ये जरूर है कि वहाँ पे कई निर्णयों को लेने में बड़ी विलंब की स्थिति हुई। लेकिन 2-3 चीज़ें हम लोग को पंजाब की राजनीति को अगर देखते हैं, देखिए पंजाब के सूबे को अगर हम लोग देखते हैं राजनीतिक दृष्टि से, मालवा, माझा, दोआब। मालवा एक तरह से 69 सीट्स वहीं पे है,
आम आदमी पार्टी का जो पूरा प्रभाव क्षेत्र है वो मालवा तक ही सीमित है। जी। वहां पे अगर आप तीनों जगहों को देखते हैं कि मालवा, माझा, दोआ, वहां पे एकमात्र आपको पार्टी मिलेगी कांग्रेस, जी। जो कि आपको मालवा में भी दिखेगी, माझा में भी दिखेगी, दोआ में भी दिखेगी। मेरे को कमांड आ रही है कि समय थोड़ा कम है, तो राहुल जी मैं आपसे आखिर में कांग्रेस की स्थिति और आम आदमी पार्टी की स्थिति गोवा में जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारा डिस्कशन शुरू से गोवा पर ही रहा है, इसीलिए। नहीं, देखिए मैंने पहले ही बोला कि देखिए आम आदमी पार्टी की जो पूरी स्थिति है वो एक तरह से दिल्ली मॉडल को ले जा रही है गोवा में भी। देखिए दिल्ली की परिस्थितियां अलग है, वो उनको पूरा अधिकार है, वो नकल कहां से कर रहे हैं, बीजेपी से कर रहे हैं। जैसे बीजेपी ने गुजरात मॉडल को, पालेकर को उन्होंने अपना सीएम चेहरा बनाया, वो उनको कहां खड़ा पाते हैं आप? नहीं देखिए निर्णय तो वो अच्छा बेहतर ले ही रहे हैं, वो एक अलग अलग चीजों से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका जो संगठन, वो तमाम उन्होंने काफी प्रयास किए आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वो अभी भी जमीन के स्तर पे उस रूप में नहीं है। वो आपको जब आप परिणाम देखेंगे तो आपको 3-4 उनका खाता खुल जाए, 2-3 सीटें वो ले आए, यही उनकी मैक्सिमम उपलब्धि होगी। अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पे टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। कांग्रेस चूंकि देखिए वहां पे पहले से मौजूद रही है, कांग्रेस को लेकर एक वहां पे असंतोष जरूर है। जो मैं वहां पे गया था तो मैंने देखा कि भाई आप अपने विधायकों को सुरक्षित क्यों नहीं रख पाते हैं। अगर हम लोग 17 सीटें हम लोग दी और वो टूट जाता है तो ये एक असंतोष है जिसका जवाब कांग्रेस को वहां पे देना पड़ेगा इन चीजों को लेके। लेकिन जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है तो फिर वहां पे एक तरह से वो विकल्प के रूप में कांग्रेस को लोग कितना देखेंगे, यही मामला बनेगा। विकल्प क्योंकि कांग्रेस ही होगी बीजेपी के लिए। जी राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे चुनाव से जुड़ी हुई। बता दें कि 3 जगहों पर चुनाव इस वक्त चल रहा है, यानी कि मतदान चल रहा है, और इन तीनों स्टेट्स के जितने भी मतदाता हैं जिन्होंने अब तक वोट नहीं किया है, सुदर्शन न्यूज उनसे अपील करता है कि जाएं, घर से निकलें, आखिर के कुछ घंटे बचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें देश बदलने के लिए, देश बेहतर बनाने के लिए। तो सुदर्शन न्यूज में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।